राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा तक के पिछले एपिसोड में हम इसकी 19वीं कहानी सफदर की शुरुआत कर चुके हैं, जिसके तहत हमने जाना कि सफदर का पूरा नाम सफदरजंग था और ये पेशे से वकील थे। इनके ठाट बाट किसी अंग्रेज अफसर से कम न थे। इनकी पत्नी सकीना भी मेम साहब की तरह रहा करती थी, लेकिन पहनावे में अंग्रेजी कपड़े नहीं, साड़ी पहना करती थी। यहाँ तक कि इंग्लैंड जाने पर भी उन्होंने पहनावे के तौर पर साड़ी को ही तवज्जो दी, जिसका मलाल सफदर को रहता है। लेकिन सकीना की साड़ी और उनकी खूबसूरती की जब हर जगह तारीफ सुनकर ये मलाल भी सफदर का जाता रहता है। उसके बाद हमने जाना कि किस तरह अपने बचपन के दोस्त शंकर सिंह पर इनका असीम स्नेह था। सफदर, जो अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, उनके जीवन में छोटे भाई की कमी को शंकर सिंह पूरा किया करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो राहुल सांकृत्यायन लिखते हैं वो ये कि 10 पीढ़ी पहले तक दोनों ही एक ही वंशावली को शेयर करते थे, दोनों ही गौतम राजपूत थे। जिसका मतलब सीधे तौर पर यही है कि कहीं ना कहीं सफदरजंग के पूर्वजों ने इस्लाम धर्म कबूल किया होगा, इसलिए गौतम राजपूत के वंशावली के बाद अब दोनों की वंशावली जो है वो हिंदू और मुसलमान में तब्दील हो गई। एक दिन सफदर जब बेहद गंभीर होते हैं और शंकर आकर उनसे मुलाकात करते हैं, तो सफदर उन्हें बताते हैं कि वे किस चीज को लेकर गंभीर हैं, और शंकर कहते हैं कि वे सारी रात बैठकर सफदर की बात सुनने को तैयार हैं, सिर्फ उनके घर पर खबर करवा दी जाए कि वे सफदर के साथ बैठे हुए चर्चा कर रहे हैं। एपिसोड हमने यही खत्म किया था और उसे वहीं से पिक करेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। दो एक लाइन पीछे से पढ़ रही हूं ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। मैं सुनना चाहता हूं, भाभी की पुडिंग बन रही है और कल है इतवार। बस आदमी घर खबर दे आएगा कि शंकर इसी लखनऊ में जिंदा है और अपने भाभी सकीना की पुडिंग खाकर खर्राटे ले रहा है, और फिर मैं रात भर सुनने के लिए निश्चिंत हूँ। शंकर, ऑक्सफोर्ड की मेरे जीवन का आधा मजा किरकिरा हो गया सिर्फ तुम्हारे न रहने से। खैर, मैं ही नहीं, भारत के बाहर सभी जगह राजनीति के विद्यार्थी मानते हैं कि पिछली सदी में और इस सदी में भी इंग्लैंड की राजनीति में जो भी परिवर्तन हुए हैं, वे अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति, संसार की दूसरी राज्य शक्तियों की गतिविधि से मजबूर होकर, और इस परिस्थिति के कारणों पर भी विचार करें तो ये मुख्यतः आर्थिक ही मिलेंगे। तो ये बड़ी कॉमन बात है, इसे आजकल हम लोग जियो पॉलिटिक्स कहते हैं। एक देश की जो भी विदेश नीति होती है या जो राजनीति होती है, वो दूसरे देशों की विदेश नीति और राजनीति से इन्फ्लुएंस जरूर होती है। कारण, सन 1857 ईस्वी की चोट के बाद हमारा मुल्क तो सो गया, या ये कहिए कि हमारे परिवर्तन की गति इतनी धीमी हो गई है कि हम उसे सोना ही कह सकते हैं, किंतु दूसरे मुल्कों में भारी परिवर्तन हुए हैं। तो एक अच्छा कंपैरेटिव एनालिसिस है जो राहुल सांकृत्यायन यहाँ पर बता रहे हैं कि 1857 के बाद सीधा जो है वो स्वतंत्रता संग्राम 20वीं सदी में आकर शुरू होता है, लेकिन दुनिया भर में जो है वो इतिहास करवट ले रहा था। किस तरह, अब ये सुनिए। 1000 वर्ष पहले रोमन साम्राज्य के वक्त से टुकड़े टुकड़े हुए इटली सन 1860 तारीख 2 अप्रैल में एक राष्ट्र बनने में सफल हुआ, और उसने हमारे नौजवानों के लिए मैजिनी और गैरीबॉल्ड जैसे आदर्श प्रदान किए। रोमन साम्राज्य को विध्वंस करने में समर्थ होकर जर्मन अपने को एकत्र न कर सके। सन 1866 में अधूरे तौर से और फ्रांस विजय के बाद सन 1871 विद इन ब्रैकेट तारीख 18 जनवरी में करीब करीब पूरे तौर में प्रूसिया मतलब पर्शिया के नेतृत्व में अपना एक राष्ट्र बनाने में सामर्थ हुए। सन 1866 ईस्वी में इस परिवर्तन को संसार का एक भारी परिवर्तन समझिए। इसी के करने पर जर्मनी फ्रांस की महान शक्ति को सन 1870 ईस्वी में परास्त कर पेरिस और वर्साई पर अपनी विजय ध्वजा गाड़ने में सामर्थ हुआ, और जिसकी वजह से इंग्लैंड रूस की आंखें भयभीत हो बर्लिन की ओर देखने लगी। तो इतिहास में क्या क्या उलटफेर हुए हैं, उन सब का ब्यौरा यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन जी ने बड़े तरीके से दिया है। ये तो हुआ बाहर के भय के बारे में, लेकिन इससे भी बड़ा भय हुआ पेरिस के मजदूरों के उस राज्य पेरिस कम्यून से, जो तारीख 2 अप्रैल से 1.5 महीने से कुछ ही ज्यादा विद इन ब्रैकेट 2 अप्रैल से 21 मई सन 1871 ईस्वी रहा, और जिसने बतला दिया कि सामंत और बनिए ही नहीं बल्कि मजदूर भी राज्य कर सकते हैं। तो ये चर्चा हो रही है फ्रांस की क्रांति की, जिसने राजे महाराजों का शासन खत्म करके प्रजातंत्र स्थापित कर दिया था फ्रांस में।
आप समझते हैं इन सब के साथ भारत की राजनीति की घटनाएं संबद्ध हैं? शंकर सिंह पूछते हैं। राजनीतिक घटनाएं ही नहीं बल्कि हमारे शासक अंग्रेज भारत के बारे में जो भी नीति अख्तियार करते हैं उसकी तह में उसका भारी हाथ होता है। यूरोप में जर्मनी जैसी दुर्जेय शक्ति को पैदा होते ही फ्रांस इंग्लैंड का प्रतिद्वंद्वी नहीं रहा। ये वाकई सही बात है। एक समय जर्मन इतना तेजी से उभर रहा था कि लग रहा था इसको जीता नहीं जा सकता, लेकिन इतिहास की तारीखें गवाह है कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। अब उसे खतरा हो गया जर्मनी से। मृत पेरिस कम्यून और सन 1861 में ऑस्ट्रिया छोड़ सारी जर्मन रियासतों के एक जीवित जर्मन राष्ट्र ने हमारे पूंजीपति शासकों की नींद हराम कर दी। इसे कहने की जरूरत नहीं। साथ ही इसी वक्त और परिवर्तन होता है। सन 1672 ईस्वी में अंग्रेज व्यापारी से पूंजीपति बने और कच्चे माल की खरीद से लेकर उसे तैयार करके बेचने तक हर अवस्था में नफा उठाने के रास्ते पूंजीवाद को उन्होंने अपनाया। अब इससे आगे का विवरण जरा ध्यान से सुनिएगा, एक्सप्लेन मैं बाद में करूंगी। व्यापारवाद में सिर्फ कारीगरों के माल को इधर से उधर ले जाकर बेचने भर का नफा है, किंतु पूंजीवाद में नफा पग पग पर है। रुई को खरीदने से नफा, निकालने और गांठ बांधने में नफा, रेल पर ढोने में नफा, जहाज पर ले जाने में विद इन ब्रैकेट किराए में नफा, मैनचेस्टर की मिल में सूत कताई और कपड़ा बुनाई में नफा, हर जहाज से कपड़े के लौटाने में जहाज कंपनी को नफा, रेल का नफा। इन सब नफों की तुलना कीजिए कारीगर के हाथ के बने माल को बेचने वाले व्यापारी के नफे से। तो पूंजीपति क्या करते हैं और कैसे हर चीज का वो नफा उठाते हैं। जब हमारा देश गुलाम था तब अंग्रेजों के हम उपनिवेश थे, लेकिन आज देश आजाद हो गया है और आज यदि इस स्थिति का आप कंपैरिजन करें अंग्रेजों की गुलामी के समय से, तो आपको पता चलेगा कि आज धीरे धीरे करके देश जो है अपने ही राज्य गुजरात का एक उपनिवेश में तब्दील होता जा रहा है। हर चीज को जो है वो अडानी अंबानी को सौंपा जा रहा है, इन पूंजीपतियों को। जब हम गुलाम थे तो हमें गुलामी का एहसास था, लेकिन आज स्थिति ऐसी कर दी गई है कि हमें एहसास तो इस चीज का है कि हम एक स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, लेकिन धीरे धीरे करके अडानी अंबानी की गुलामी हमसे करवाई जा रही है। इस चीज का एहसास किसी को भी नहीं है। हर एयरपोर्ट और जितने भी समुद्री पोर्ट हैं वो किस तरीके से इन्हीं दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, वो किनको डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। यदि आप इस पर नजर डालेंगे तो मेरी बात से असहमत नहीं हो पाएंगे। वैसे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आप कितने सहमत हैं। चलिए, व्यापार से पूंजीवाद का नफा यह इष्ट है। और सन 1871 ईस्वी में वर्साई से जब विजयी जर्मन ने प्रूसिया यानी कि पर्शिया के राजा विलियम्स प्रथम को सारी जर्मनी का कैसर विद इन ब्रैकेट सम्राट घोषित किया, तो उसके दूसरे साल सन 1872 ईस्वी में ये विद इन ब्रैकेट है में कट्टर अंग्रेज पूंजीपतियों टोरियों ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री यहूदी डिज़रायली द्वारा साम्राज्यवाद की घोषणा कराई। घोषणा शाब्दिक नहीं बल्कि वस्तु स्थिति का प्राकट्य थी। मतलब शब्दों में कहकर घोषणा नहीं की गई। ये बिल्कुल वैसा ही है कि संविधान खत्म करने की कभी भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन डीड्स के जरिए आपको ये बता दिया गया है कि संविधान खत्म होने जा रहा है। जैसे कि संसद के अंदर सिंगोल स्थापित करना ये साबित करता है कि हम लोकतंत्र से राजतंत्र में परिवर्तित किए जा रहे हैं। गौर कीजिएगा इस बात पे। फैक्ट्रियां इतनी बढ़ चुकी थी कि उनके लिए सुरक्षित बाजार मिलने चाहिए। इसे बाजार जहां जर्मनी और फ्रांस के बने माल की प्रतियोगिता का डर न हो, अर्थात जहां के बाजार को इजाजेदारी बिल्कुल अपने हाथ में हो। साथ ही पूंजी भी इतनी जमा हो गई थी कि उसके नफे पर लगाने के लिए सुरक्षित स्थान चाहिए। यह काल भी दूसरे मुल्कों को पूरी तौर से अपने हाथ में करने पर ही होगा। साम्राज्य शब्द के भीतर डिज़रायली का यही अर्थ था। भारत में दोनों बातों का सुविधा था। एक तो भारत अंग्रेजों के अधीन भी था और हर तरह का एटमॉस्फेयर यहाँ पर मिलता है, और जिसकी वजह से कच्चा माल जो है वो भरपूर मात्रा में उपलब्ध होता है, और इतनी ज्यादा जनसंख्या इस देश की है कि खपत भी बहुत ज्यादा है इस देश में। तो हर तरीके से फायदा ही फायदा।
यूरोप से भारत की ओर जाने वाले सबसे छोटे रास्ता था सुएज नहर, जो सन 1869 ईस्वी में खुली थी। सन 1875 ईस्वी में मिस्र के खदीब ने 1,77,000 शेयरों को 40 लाख पौंडों में तार द्वारा डिज़राइली ने खरीदा। साम्राज्यवाद घोषणा को और आगे बढ़ाने में दूसरा कदम था और 1 जनवरी सन 1877 ईस्वी को दिल्ली में दरबार की रानी विक्टोरिया को साम्राज्य घोषित करके डिज़राइली की सरकार ने साम्राज्यवाद को इतने दूर पहुंचा दिया कि अब उदार दल के गैलेस्टन के दादा भी मंत्री बनकर आए, किंतु डिज़राइली की नीति को बदलने का सामर्थ्य नहीं रखते थे। तो उसी तरीके से यदि संविधान एक बार बदल दिया गया तो उसको दोबारा स्थापित करना करीब करीब नामुमकिन रहेगा। इन सब चीजों से आप इस बात को भी समझने की कोशिश कीजिए। हम तो अभी तक अपने विद्यार्थियों को यही पढ़ा रहे थे कि महारानी विक्टोरिया ने भारत साम्राज्य केसर हिंद की पदवी धारण कर भारत के ऊपर भारी अनुग्रह किया। और याद रखिए, 6 साल पहले प्रूसिया के राजा ने भी उसी कैसर की पदवी धारण की थी। कैसर का नाम इतना महंगा हो गया था, रोम साम्राज्य के वक्त से परित्यक्त शब्द की कीमत बाजार में झटपट कितनी तेज हो गई। साथ ही रोमन भाषा के शब्द कैसर को सिर्फ हिंदुस्तान में चली और अंग्रेजी में उसकी जगह इम्प्रेस रखना, इसमें भी कोई रहस्य तो जरूर है। हो सकता है। खैर, कैसर शब्द के साथ सन 1871 से साम्राज्यवाद के युग में हम प्रविष्ट होते हैं। इंग्लैंड पहले आता है। पराजित प्रजातांत्रिक फ्रांस को संभलने के बाद सन 1881 में तुनिस (अफ्रीका) पर अधिकार जमा साम्राज्यवाद का प्रारंभ करता है और नई फैक्ट्रियां और पूंजीपतियों से लैस जर्मनी भी सन 1885 ईस्वी से उपनिवेश की मांग पेश कर साम्राज्यवाद की स्थापना का प्रयत्न करता है। लेकिन इसका भारत में अंग्रेजों की राजनीति परिवर्तन में क्या संबंध है, ये शंकर सिंह पूछ रहे हैं सफदर से। नित्य नए सुधार होते यंत्रों, बढ़ते हुए कारखानों तथा उससे होने वाले पूंजी के रूप में नफे को लगाने का कोई इंतजाम होना चाहिए। सन 1875 से 80 ईस्वी में डिज़राइली के मंत्रिमंडल ने उसे जाकर नाश कर डाला। सन 1880 से 92 तक रही न उदार दली ग्लैडस्टन सरकार व डिज़राइली के बढ़ाए कदम से पीछे नहीं जा सकती थी। हाँ, पूंजी की नंगी साम्राज्यवादी दानवतावाद को कुछ भद्र वेश देने की जरूरत थी। मतलब नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं और आपको उसी से खुश रहना पड़ता है, उसी से खुश कर दिया जाता है। सीधा सीधा साम्राज्यवाद कहेंगे तो शायद हो सकता है आप बिफर जाएं। तो अब क्या क्या नई नई नीतियां हैं, ये सुनिए। जिसमें साधारण जनता भड़क ना उठे, इसके लिए डिज़राइली ने भारत साम्राज्य का नाट्य तो रच ही डाला है। तो साम्राज्यवाद स्थापित हो चुका था उस समय भारत में, उसको साम्राज्यवाद ना कहकर साम्राज्ञी बोल दिया। अब उदार दल वालों को कुछ और उदारता दिखलाने की जरूरत थी। यह उदारता आयरलैंड के होम रूल बिल के रूप में आई, किंतु आयरलैंड का प्रश्न आज तक वैसा ही पड़ा हुआ है। इसी उदारता से फायदा उठाकर हम हिंदुस्तानी साहबों ने सन 1885 ईस्वी में अपनी कांग्रेस खड़ी कर डाली। कांग्रेस वस्तुतः ब्रिटिश उदार दल की धर्म बेटी बनकर पृथ्वी पर आई और एक युग तक उसने अपने धर्म को निभाया, किंतु सन 1895 से सन 1905 तक 10 वर्षों के लिए ब्रिटेन में फिर टोरियों की सरकार आ गई, जिसने एल्गिन और कर्जन जैसे सपूत भारत भेजे, जिन्होंने साम्राज्यवाद की गांठों को और मजबूत करने की कोशिश की, किंतु परिणाम उल्टा हुआ। क्या आपका मतलब लाल विदिन ब्रैकेट लाजपत राय, बाल विदिन ब्रैकेट बाल गंगाधर तिलक, पाल विदिन ब्रैकेट विपिन चंद्र पाल से है, जिन्हें हम बाल पाल लाल हिस्ट्री में पढ़ा करते थे बचपन में? ये लाल बाल पाल उसी के बाहरी प्रतीक थे। जापान ने रूस को विदिन ब्रैकेट 8 फरवरी सन 1905 से लेकर सितंबर सन 1904 से सितंबर 1905 ईस्वी
हराकर अपने को बड़ों की बिरादरी में शामिल कर एशिया में नई जागृति फैलाई। तो ये वो दौर था जब जापान जो है वो तेजी से एक शक्ति बनकर उभर रहा था एशिया में। करजन से बंग भंग और उस एशियाई विजय ने मिलकर कांग्रेस के मंच पर लच्छेदार भाषणों से आगे जाने के लिए भारतीय नौजवानों को प्रेरणा दी। आधी शताब्दी बाद भारतीयों ने अपने लिए मरना सीखा। इसमें आयरलैंड और रूस के शहीदों के उदाहरणों से हमें भारी मदद मिली। इसलिए इसकी जड़ को भी सिर्फ भारत के भीतर ही ढूंढना क्या गलत ना होगा। तो वैसे ये सारी बातें जो हैं जाति का विनाश में डॉक्टर अंबेडकर ने भी लिखी हैं कि किस तरीके से आयरलैंड जीतने के बावजूद भी डेल्फी देवी के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। और भगत सिंह ने भी पंजाब में पहला उभार जो था स्वतंत्रता का, उस आर्टिकल में ये सारी बातें लिखी हैं कि किस तरीके से अंग्रेजों को खुश करने के लिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो थे वो लच्छेदार भाषण दिया करते थे। तो उन सब चीजों को भी पढ़े जाने की जरूरत है। प्लेलिस्ट में या तो आप चेक कर लीजिए और सुन लीजिए उन वीडियोस को, या खुद बुक मंगाकर उन्हें पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आधी शताब्दी बाद भारतीयों ने अपने लिए मरना सीखा। इसमें आयरलैंड और रूस के शहीदों के उदाहरणों से हमें भारी मदद मिली। इसलिए इसकी जड़ को भी सिर्फ भारत के भीतर ही ढूंढना क्या गलत ना होगा। जरूर, वस्तुतः दुनिया एक दूसरे से नठी हुई है। शंकर, किसी क्रांतिकारी आंदोलन की ताकत निर्भर करती है दो बातों पर, उसे अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति तथा उदाहरणों से कितनी प्रेरणा मिल रही है और देश में सबसे ज्यादा क्रांतिकारी वर्ग उसमें कहां तक भाग ले रहा है। पहले शक्ति स्रोत का कुछ उदाहरण दे चुका। दूसरी शक्ति स्रोत है कमकर किसान जनता। तो एक कम्युनिस्ट होने के नाते राहुल साकृत्यायन जी के हर लेखन में आपको कामगार लोगों के बारे में चर्चा जरूर मिलेगी और किसानों के बारे में भी। किसान आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया था और इनकी पुस्तक जो है तुम्हारी शय और दिमागी गुलामी दोनों ही 1942 में बिहार में किसान आंदोलन के दौरान जब ये जेल में बंद हुए थे उस दौरान लिखी गई पुस्तकें हैं। उनका पाठन भी मैंने किया है अंबेडकर नामा के मंच से। क्रांति की लड़ाई वही लड़ सकता है जिसके पास हारने के लिए कम से कम चीज हो। सकीना के अधर राग इस बंगले और बाप की ताल्लुकदारी के गांव के हाथ से निकल जाने का जिसको डर हो वह क्रांति का सैनिक नहीं बन सकता। इसीलिए मैं कहता हूं कि क्रांति का वाहक साधारण जनता ही हो सकती है। मैं सहमत हूं, शंकर सिंह बोलते हैं। और इसी के साथ आज का एपिसोड हम विराम देते हैं और इस डिस्कोर्स को हम अगले एपिसोड में लेंगे कि सफदर इस बात को मान रहे हैं कि वे जो है आराम पसंद व्यक्ति हैं और क्रांति उनके बस की नहीं है। और अगले एपिसोड में ये चर्चा क्या रुख अपनाती है उसे हम अगले एपिसोड के लिए ही रखेंगे। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। असहमतियों का भी स्वागत है। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम, धन्यवाद।